हेलो फ्रेंड्स, वेरी गुड मॉर्निंग। कैसे आप सब। देखिए आज है 1 और 2 मई। 1 मई को चूँकि मजदूर दिवस था, 1 मई को क्या था, मजदूर दिवस था, तो इसलिए छुट्टी रहता है, तो अधिकतर वेबसाइट पर न्यूज़ अपडेट नहीं हो पाते हैं। ठीक है, इसलिए 1 मई को हमने भी कोई करंट अफेयर नहीं बनाया। तो यहाँ पे जो भी अपडेट मिले हैं अभी, उसको 1 मई का और आज 2 मई का दोनों यहाँ पे हमने कंबाइन कर दिया है। तो चलिए देखते हैं 1 और 2 मई का वेरी इंपॉर्टेंट करंट अफेयर क्विज के रूप में, लेकिन हम उसे एनालिसिस करते जाएंगे जिससे कि आपका पूरा क्लियर हो जाए टॉपिक। चलिए देखते हैं पहला क्वेश्चन। फर्स्ट क्वेश्चन क्या है, पोर्ट्स शिपिंग और जल मार्ग मंत्रालय विजनम पोर्ट्स कहाँ पे अभी उद्घाटन किया गया है, को मंजूरी दी है। विजनम अंतर्राष्ट्रीय समुद्र पथ किसके द्वारा संचालित होगा। ये जो विजनम पोर्ट है ये किसके द्वारा संचालित होगा, जिसे पोर्ट शिपिंग और जल मार्ग मंत्रालय ने अभी मंजूरी दे दी है। तो इसका संचालन कौन करेगा ये आपको बताना है। और इसकी सबसे बड़ी विशेषता क्या है, क्यों कि यह भारत का पहला ऐसा पोर्ट्स होगा, फर्स्ट पोर्ट्स ऐसा है जहाँ पे कौन सी सुविधा होगी, ट्रांसशिपमेंट पोर्ट फैसिलिटी की सुविधा होगी। ट्रांसशिपमेंट पोर्ट फैसिलिटी क्या होता है, ट्रांसफ़र ऑफ कार्गो बिटवीन शिप्स। मतलब कि जैसे यदि कोई बड़े बड़े कार्गो में आता है बाहर से, तो इस पोर्ट्स पे अब क्या किया जाएगा कि वहाँ से छोटी छोटी पोर्ट्स में जहाज़ में चीज़ों को जहाँ ले जाना है वहाँ के लिए यहाँ पे ट्रांसफ़र करने की सुविधा होगी। ठीक है, पहले ऐसा सुविधा भारत में किसी पोर्ट्स में नहीं था। अधिकतर विदेशी पोर्ट्स पे ऐसा होता था जहाँ से कि हम छोटे छोटे शिपमेंट में फिर करके अपने यहाँ जहाँ भी लाना हो डेस्टिनेशन पे, अंतिम पॉइंट पे वहाँ लाते थे। लेकिन यहाँ पे ये सुविधा मिलेगी, कौन सी सुविधा, ट्रांसशिपमेंट पोर्ट फैसिलिटी सुविधा। ठीक है, इसमें क्या होता है, लार्ज वेसल टू स्मॉलर बिफोर रीचिंग फाइनल डेस्टिनेशन। ठीक है, ये आप ध्यान में रखिएगा। तो ये पहला भारत का ऐसा पोर्ट है। ये किसके द्वारा संचालित हो रहा है ये आपको बताना है। सही उत्तर है अडानी पोर्ट्स एंड स्पेशल इकोनॉमिक जोन लिमिटेड के द्वारा। आपको पता है कि अधिकतर भारत की हमेशा राहुल गांधी जी यही मुद्दा उठाते हैं कि भारत के पोर्ट्स, एयरपोर्ट्स, जितने भी सारी चीज़ें हैं वो सब अडानी को दिया जा रहा है। ठीक है, अडानी को दिया जा रहा है और यह निजीकरण की तरफ बहुत बड़ा स्टेप है भारत सरकार का। तो ध्यान रखिएगा, अडानी पोर्ट्स एंड स्पेशल इकोनॉमिक जोन के द्वारा संचालित होगा। यह कौन सा, विजनम पोर्ट्स। अच्छा, ये कहाँ है, आप हमें सर्च करके गूगल करके कमेंट में नीचे जरूर बताइएगा। कुछ आप भी खोजते चलिए, जब आप इतना मेहनत करेंगे इसके बाद ही आपको कुछ याद रह पाएगा। ठीक है, आप भी कुछ गूगल सर्च कीजिएगा तो आपका माइंड में वो चीज़ ध्यान में हो जाएगा। ठीक है, चलिए ये देखिए, ये हैं अडानी साहब। नेक्स्ट क्वेश्चन, कौन सा धारा निर्वाचन अधिनियम 1951 में अमान्य नामांकन प्रस्तावों की जांच के नियमों को स्पष्ट करता है। देखिए अभी चुनाव भारत में हो रहे हैं और भारत में चुनाव होने के साथ साथ बहुत बड़ी घटना, चुनाव से संबंधित इसको घटना ही कहिए, क्योंकि घटना के रूप में ही आपको देखना है करंट अफेयर्स को कि क्या घटता है। तो अभी एक नया चीज़ हुआ है इतिहास में, भारत के इतिहास में शायद पहली बार ही हुआ है कि सूरत में, आपने सुना होगा, सूरत में बीजेपी का जो कैंडिडेट था उसे जीत घोषित कर दिया गया, जबकि अभी 4 तारीख को रिजल्ट आना है, लेकिन अभी जीत मिल गया। या कैसे जीत मिल गया, थोड़ा सा बैकग्राउंड देख लेते हैं। देखिए वहाँ पे निर्विरोध इन्हें जीतते दिया गया है। कैसे, अनअपोज्ड, निर्विरोध बीजेपी के पार्टी को। क्यों ऐसा किया गया, क्योंकि वहाँ पे जो कांग्रेस पार्टी के प्रत्याशी थे उनका रिजेक्ट कर दिया गया नॉमिनेशन। ठीक है, रिजेक्ट कर दिया गया। क्यों, तो उसी से संबंधित धारा कुछ आपको याद रखना है। और चूँकि अभी चुनाव हो रहे हैं और इस चुनाव में बहुत सारा विवाद एक से आ रहा है, ईवीएम का बहुत कुछ विवाद हो रहा है, तो ये चुनाव से संबंधित क्वेश्चन जरूर आएगा, इसलिए हमने इसे 4 स्टार दिया है। ठीक है, तो 4 स्टार इसलिए इसे हमने दिया है कि ये चुनाव से संबंधित आपका कोई ना कोई क्वेश्चन एक आना ही आना है एग्जाम में। तो नामांकन प्रस्तावों की जाँच के नियमों को कौन स्पष्ट करता है, धारा 36, कौन से, RPA, रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल एक्ट्स 1951 है, धारा निर्वाचन अधिनियम 1951। इसका धारा जो 36 है वो क्या करता है, नामांकन प्रस्ताव के जांच के नियमों को स्पष्ट करता है। मतलब कि इस धारा में लिखा हुआ है कि नामांकन में क्या क्या होना चाहिए और नहीं होने पे वो नामांकन गलत माना जाएगा। लेकिन ये जो है धारा 33 में ये भी ध्यान रखिएगा कि जो स्क्रूटनी किया जाता है रिटर्निंग ऑफिसर के द्वारा, आरओ के द्वारा, मतलब मूलतः आरओ कौन होते हैं, डीसी वहाँ के उस जिला के ही आरओ बनाए जाते हैं। तो रिटर्निंग ऑफिसर जो होता है उसकी स्क्रूटनी करता है कि वैलिड नॉमिनेशन है कि नहीं। यह पावर इनको दिया गया है कितना, रूल 33 के तहत। और इसके व्याख्या कहाँ रहता है कि किस आधार पर किया जाएगा, 36 में। ठीक है, नियम कहाँ है, 36 में, कि क्या क्या सही होना चाहिए। और उसकी जांच का पावर जो आरओ को दिया गया है वो धारा 33 के तहत दिया गया है। तो ये भी ध्यान में रखिएगा। हमने इसको 4 स्टार भी दिया है क्योंकि इससे एग्जाम में कुछ ना कुछ आएगा। ठीक है, इसी तरह का भी इंदौर में कुछ हुआ है, इंदौर में भी कोई घटना हुआ है, आप बताइएगा क्या हुआ है। देखिए इंदौर में और सूरत में कुछ मिलता जुलता सा ही घटना है,
इंदौर में ये हुआ है कि जो वहाँ के कांग्रेस प्रत्याशी थे उन्होंने इस्तीफा देके बीजेपी में शामिल हो गया। लेकिन यहाँ पे ऐसा नहीं, यहाँ पे नामांकन रद्द कर दिया गया है कि उनके जो प्रस्तावक थे 4 होते हैं, गारंटर कहिए, प्रोपोजर जिसको कहते हैं, जो प्रोपोज करते हैं 4 लोग उनकी गारंटी में, तो उनका जो है सिग्नेचर इनवैलिड था। ऐसा कहा गया कि उन्होंने सिग्नेचर नहीं किया, इनवैलिड था। और यहाँ पे क्या है इंदौर वाला मामला में कि कांग्रेस में के जो प्रत्याशी थे वो बीजेपी में जाकर शामिल हो गए। तो इसी तरह मामला देखने को मिल रहा है। देखिए इसे 4 स्टार देने का एक कारण और है। देखिए 2017 में यूपीएससी की प्रीलिम्स में क्वेश्चन आया हुआ है। क्या आया है? द इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया इज ए 5 मेंबर बॉडी। ये आपको स्टेटमेंट दिया हुआ है ABCD करके, ABC 3 स्टेटमेंट है। द इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया इज ए 5 मेंबर बॉडी। इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया क्या 5 सदस्य होते हैं। द यूनियन मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स डिसाइड द इलेक्शन शेड्यूल फॉर द कंडक्ट्स ऑफ बोथ जनरल इलेक्शन एंड बाई इलेक्शन। क्या जो जनरल इलेक्शन जैसे कभी हो रहा है या कहीं पे उपचुनाव होता है तो इसकी घोषणा निर्णय कौन लेता है? तो इसमें देखा मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स लेता है। ये आपको दूसरा स्टेटमेंट है। तीसरा, इलेक्शन कमीशन रिसोल्व द डिस्प्यूट रिलेटिंग द और स्प्लिट्स मर्ज ऑफ रिकॉग्नाइज्ड पॉलिटिकल पार्टी। तो पॉलिटिकल पार्टी का जो स्प्लिट होता है, टूटता है या मर्ज होता है आपस में, 2 पॉलिटिकल पार्टी एक में जो शामिल हो जाती हैं, अपने आप को शामिल कर लेती हैं, उसका रिसोल्व कौन करता है? इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया। तो 3 स्टेटमेंट्स बताना है फिर कि कौन सा सही है। तो आप इसे नीचे कमेंट बॉक्स में बताइएगा कि कौन सही है। ठीक है, यूपीएससी के 2017 प्रीलिम्स में ये आया हुआ क्वेश्चन है। और देख लीजिए, आप कमेंट करके नीचे जरूर बताइएगा इसका आंसर। ठीक है, इसीलिए 4 स्टार दिया। देखिए अभी वर्तमान में जो इलेक्शन कमीशन है, चीफ इलेक्शन कमिश्नर कौन है? राजीव कुमार हैं। और 2 अन इलेक्शन कमीशन, टोटल 3 मेंबर बॉडी होता है। देखिए यहाँ तो 5 मेंबर बॉडी है, ये तो ऐसे ही यहाँ से गलत हो गया। 3 मेंबर बॉडी होता है जिसमें कि एक मुख्य इलेक्शन कमिश्नर होते हैं और 2 अन इलेक्शन कमिश्नर होते हैं। तो ये 5 मेंबर की जगह 3 मेंबर का एक बॉडी होता है। कौन सा? इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया। ये क्लियर हो गया। अब यहाँ पे इलेक्शन कमीशन ही डिसाइड करता है, होम अफेयर, मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स का कोई लेना देना नहीं है चुनाव से। ठीक है, तो ये भी गलत हो गया, तो बचता है ये 3rd। चलिए इसका आंसर भी पता हो गया आपको। अच्छा एक चीज़ और बताइएगा, तो इलेक्शन कमिश्नर का जो नियुक्ति कैसे किया जाता है, कैसे इनकी नियुक्ति कौन करता है? देखिए यदि एग्जाम में आएगा नियुक्ति कौन करता है, तो नियुक्ति तो इनका फाइनल नियुक्ति राष्ट्रपति द्वारा दिया जाता है। लेकिन नियुक्ति का जो तरीका है वो क्या है, उस कमेटी में कौन कौन होते हैं बताइएगा। देखिए जो सुप्रीम कोर्ट ने पहले दिया था गाइडलाइन कि जो भी चुनाव आयोग की कमिश्नर की नियुक्ति होगा उसमें कौन कौन रहेगा? एक प्रधानमंत्री रहेगा, एक कौन रहेगा? CJI चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, भारत के मुख्य न्यायाधीश रहेंगे, और एक कोई विपक्ष के नेता रहेंगे। ठीक है, तो इससे क्या है कि तीनों लोग मिलकर निर्णय लेंगे कि किसे इलेक्शन कमिश्नर या मुख्य इलेक्शन कमिश्नर बनाना है। लेकिन मोदी सरकार ने कहिए यूँ कि एक बिल लाकर, विधेयक लाकर एक इलेक्शन कमिश्नर की नियुक्ति का तरीका को बदल दिया, और उसमें क्या कर दिया कि उसमें होंगे एक PM, एक होगा कोई और अन्य मंत्री यानी कि वो भी कोई रूलिंग पार्टी से ही रहेगा, और एक विपक्ष का नेता रहेगा, और बहुमत के आधार पे यहाँ डिसीजन लिया जाएगा। तो 2 जब सरकार से ही होंगे तो ये विपक्ष वाले हाँ कहें या ना कहें कोई फर्क पड़ता नहीं है। तो इसलिए ये भी सवाल उठाया जा रहा है कि इलेक्शन कमिश्नर की नियुक्ति, जो कि एक संवैधानिक संस्था है इलेक्शन कमीशन, और संवैधानिक संस्था की नियुक्ति के जो कमिश्नर है उनकी नियुक्ति ही निष्पक्ष नहीं हो पाएगी, तो फिर कैसे ये चुनाव निष्पक्ष होगा? यह एक सवाल है, आप भी विचार कीजिएगा और बताइएगा क्या ये सही है, या जो माननीय सुप्रीम कोर्ट ने गाइडलाइंस दिया था निर्वाचन आयुक्तों की नियुक्ति के लिए, क्या वो सही था या ये सही था? आप कंपेरिजन कीजिएगा और कमेंट में बताइएगा। तो चलिए आप इलेक्शन कमीशन से संबंधित और चीज़ों को अध्ययन कीजिए, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 3। भारत ने किस विषय पर संयुक्त राष्ट्र कॉन्फ्रेंस का कहाँ पे? यूनाइटेड हेडक्वार्टर न्यूयॉर्क में आयोजन किया है। संयुक्त राष्ट्र कॉन्फ्रेंस का भारत ने किस विषय पे? तो ऑप्शन है यहाँ पे देख लीजिए, विश्व समृद्धि, डिजिटल लोक संरचना, साइबर सुरक्षा, सामर्थ्य विकास। सही उत्तर क्या है? सही उत्तर है डिजिटल लोक संरचना पे। SDG सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल का नाम सुना होगा, इन्हीं को आगे ध्यान में रखते हुए ये आयोजन किया गया है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। मार्च 2024 में एकीकृत भुगतान संचार इंटरफेस ने कितने लाख करोड़ रुपए का लेन देन किया, ये आपको बताना है। तो अभी तक हाईएस्ट सबसे लेन देन किया गया है मार्च 24 में, कितना? 13.4 लाख करोड़ का लेन देन किसके माध्यम से? EPI के माध्यम से। नेक्स्ट क्वेश्चन। नगर निगम हरिद्वार ने किसके साथ एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किया है? महानगरीय सॉलिड वेस्ट का उपयोग करके ऊर्जा प्लांट बनाएगा। किसके साथ किया है? तो ये किया है, चलिए इसमें आंसर में डाल नहीं पाए, सही आंसर इसका है TUECO। TUECO जो है इन दोनों को मिलाकर उत्तराखंड जल विद्युत निगम लिमिटेड और टिहरी हाइड्रो डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन लिमिटेड को मिलाकर एक कंपनी है TUCEO। तो इनके साथ ही ये समझौता किया है, आप ध्यान रखिएगा। चलिए जब PDF दिया जाएगा तो उसमें यहाँ पे आंसर आपको दे दिया जाएगा। ठीक है,
नेक्स्ट क्वेश्चन, गोल्डमैन पर्यावरण पुरस्कार का 2024 का विजेता कौन है? गोल्डमैन पर्यावरण पुरस्कार, ये जो पुरस्कार है इसे ग्रीन नोबेल प्राइज भी कहा जाता है। गोल्डमैन पर्यावरण पुरस्कार ग्रीन नोबेल प्राइज भी कहा जाता है। 2024 का विजेता कौन है ये आपको बताना है। सही उत्तर है आलोक शुक्ला, आलोक शुक्ला। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए यहाँ पे, आलोक शुक्ला विंस प्रेस्टिजियस गोल्डमैन इन्वायरमेंट प्राइज 2024, ठीक है। तो ये छत्तीसगढ़ में के मुख्य काम करते हैं। छत्तीसगढ़ में छत्तीसगढ़ बचाओ आंदोलन, ठीक है, इनके द्वारा चलाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 7, 2024 के कैम्ब्रिज डेडिकेटेड टीचर अवार्ड की, कैम्ब्रिज विश्वविद्यालय द्वारा डेडिकेटेड टीचर अवार्ड की उत्तरी अफ्रीका एंड मिडिल ईस्ट क्षेत्र के लिए, उत्तरी अफ्रीका के लिए और मिडिल ईस्ट क्षेत्र के लिए विजेता टीम जीना जस्टिस किस देश की हैं? तो ये भारत मूल की हैं, ये आपको ध्यान रखना है। और इन्होंने कैम्ब्रिज का जो ये डेडिकेटेड टीचर अवार्ड होता है उत्तरी अफ्रीका और मिडिल ईस्ट क्षेत्र के लिए, ये पुरस्कार इन्होंने जीता है, इंडिया की हैं। इनका नाम क्या है? जीना जस्टिस, जीना जस्टिस। ये देखिए अपना स्कूल चलाती हैं दुबई में। कहाँ पे? दुबई में अपना स्कूल ये चलाती हैं। अच्छा, साउथ एशिया रीजन के लिए किसको चुना गया है? साउथ एशिया रीजन के लिए चुना गया है मीना मिश्रा को, मीना मिश्रा को साउथ एशिया रीजन के लिए। इन्हें अफ्रीका एंड मिडिल ईस्ट के लिए चुना गया, उत्तरी अफ्रीका एंड मिडिल ईस्ट क्षेत्र के लिए इन्हें चुना गया, किन्हें? जीना जस्टिस को। लेकिन यहाँ पे साउथ एशिया रीजन के लिए किसको चुना गया है? तो मीना मिश्रा को चुना गया है, मीना मिश्रा। ये कहाँ पढ़ाती हैं? ये डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन इंटरनेशनल स्कूल मुंबई में पढ़ाती है, ठीक है। और इनका अपना स्कूल है यूएई में, जीना जस्टिस का। चलें आगे, ये केरला के रहने वाले हैं, भारतीय मूल में केरला तिरुवनंतपुरम की रहने वाली हैं। 2015 से यूएई में रह रही हैं ये। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर देखिए, न्यूज ऑन एआईआर, ऑल इंडिया रेडियो का न्यूज है ये, वहाँ से हमने उठाया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ सोलर एनर्जी का संचालक मुख्य कौन नियुक्त किया गया है? नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ सोलर एनर्जी, ठीक है। इसका हेडक्वार्टर कहाँ है? गुरुग्राम में, गुरुग्राम में हेडक्वार्टर है इसका। और इसकी स्थापना कब हुआ था? 2013 में। इसका काम क्या है? सोलर से रिलेटेड रिसर्च और डेवलपमेंट का यह एपेक्स बॉडी है, शिखर सबसे उच्च बॉडी है। तो इन्हें 3 साल के लिए नियुक्त किया गया है अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी में। कौन? मोहम्मद रिहान, ये इलेक्ट्रिकल डिपार्टमेंट के हैं, हेड हैं। और इनको 3 साल के डेपुटेशन पर, डेपुटेशन मतलब समझ गए ना, 3 साल के लिए वहाँ पे काम करेंगे। इनका मुख्य काम कहाँ है, यानी कि मुख्य नियुक्ति इनकी कहाँ है? अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी में है। और 3 साल के डेपुटेशन पे इनको NIAC के DG बनाया गया है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 9, भारतीय नौसेना के लिए अपार्टमेंट कॉन्ट्रैक्ट के तहत किस निजी कंपनी ने ACTCM बार्ज यानी कि अम्यूनेशन कम टॉर्पीडो कम मिसाइल बार्ज के निर्माण की घोषणा की है? तो कॉन्ट्रैक्ट के तहत किस निजी कंपनी? सूर्यदीप्त प्रोजेक्ट्स प्राइवेट लिमिटेड के द्वारा किया गया है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 10, भारत में एक आपने सुना होगा आयुष्मान स्कीम। तो आयुष्मान भारत दिवस कब मनाया जाता है ये आपको बताना है। तो सही उत्तर है 30 अप्रैल को। अच्छा, आयुष्मान योजना कब चलाया गया था? 2017 में लाया गया था। और पहली बार इसे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने झारखंड के रांची से 23 सितंबर 2018 को ये स्कीम लॉन्च किया था, ठीक है। तो आयुष्मान भारत दिवस कब मनाया जाता है? 30 अप्रैल को मनाया जाता है, ये ध्यान में रखिएगा। अच्छा, इसके 2 स्कीम है, आयुष्मान भारत के 2 स्कीम है। एक क्या है? पहला है हेल्थ एंड वेलनेस सेंटर, आपने देखा होगा हर जगह पे हेल्थ एंड वेलनेस सेंटर खोला गया है। और दूसरा क्या है? प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना। ये 2 इसके योजना है। अभी मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर मंत्रालय के मंत्री कौन है? मनसुख मंडाविया। तो आपको इतनी जानकारी इन सब चीज़ों से मिल गई। चलिए फ्रेंड्स, यहीं पर हम अपने आज के सेशन को समाप्त करते हैं। और अभी तक आप हमारे चैनल पर बने हुए हैं, इसका मतलब आपको इस चैनल से कुछ ना कुछ फ़ायदा हो रहा है। तो आप चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, ठीक है फ्रेंड्स। थैंक यू वेरी मच।